Iranian airspace में घुसे थे and they were waiting. Probably they were loitering around in that area. तो अब इसकी पुष्टि एक और मेहदी मोहम्मदी साहब है जो एडवाइजर थे गालिबाफ के, जो उस जहाज में थे। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये बात सत्य है और ऐसा हुआ था। और इसी के बाद से आप देखिएगा कि पाकिस्तानी फाइटर्स ने काफी कुछ देर तक तो रोक दिया गया था जहाज। काफी देशों के बीच में गुप्त वार्ताएं हुई थी। रूस से भी प्रतिक्रिया आई थी और उसके बाद पाकिस्तानी फाइटर्स ने एस्कॉर्ट करके उनके जहाज को वहां उतारा था। तो ये लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से हुआ था उस समय। और क्योंकि इजराइल ने भी इस पर कोई डिनायल नहीं दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल साफ बोलता कि नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है और मैं इसमें कोई शामिल नहीं हूँ। उस समय इजराइल का कोई डिनायल नहीं आया था, अभी भी डिनायल नहीं आया इजराइल का। तो अगर ऐसी बात है कि इजराइल उस तरह की ऑपरेशन को सोच रहा था, तो मुझे तो लग रहा है कि मोसाद और इजराइल फिर कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि विश्व में जो भी जनमानस उनके खिलाफ उभरेगा, वो अभी जो जनमानस उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, उससे ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत और होगा। तो इजराइल और मोसाद के ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं कि किसी भी तरह से जहां भी उनको मौका मिलेगा, हो सकता है इस फ्यूनरल प्रोसेशन में वो कोई उस तरह का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन वो फ्यूनरल प्रोसेशन के मौके को इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए कि वो कहां से आए और कहां जा रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुनिया भर से इंटेलिजेंस डेलीगेशन इनपुट पहुंचा मोसाद को हुआ है, मिलेगा। तो ऐसा तो इजराइल की तरफ से भी नहीं किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि ट्रैक वो जरूर कर सकते हैं। अरविंद जी, इतना डरता क्यों है इजराइल इस बात से कि बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री की तरह ईरान से भी अमेरिका के रिश्ते अच्छे ना हो जाएं? अरविंद जी, अनम्यूट करिएगा प्लीज। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आती हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ब्रिगेडियर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी कि इतना डर किस बात का है? अगर ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसमें इजराइल का क्या बिगड़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप 1979 के पहले जाएंगे तो इसराइल और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला ये दूसरी पहले कंट्री फ्यू थी। कंट्रीज में बिल्कुल था। सर। और दोनों देशों का जो गॉडफादर था वो अमेरिका था, शाह ऑफ ईरान, और इधर उधर इसराइल की रिजीम। ये देखिए, जब धार्मिक सत्ता आई, जब आयतुल्लाह खमनई का वो धार्मिक परिवर्तन हुआ और एक तरीके का रेडिकलाइजेशन हुआ, तब से इनके रिश्तों में खटास आई। और अगर आज की डेट में अगर फिर से उनमें समझौता हो जाता है तो वो आप प्री 1979 वाले एरा में नहीं जाएंगे। फिर भी आपके यहाँ तलखियां बनी रहेंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, न्यूक्लियर को लेके आपके संबंध डिफरेंट रहेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है, देखिए ये एक वार्ता हो रही है सीज फायर के लिए। आगे कैसे 1 दशक 2 दशक में अमेरिका ईरान साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से वहां शांति बहाल हो जाएगी। शांति बहाल का तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब टू नेशन थ्योरी पे काम होगा, पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा और कहीं ग्रेटर इसराइल की जो महत्वाकांक्षा जो इसराइल पास रखा उस पे कहीं पूर्ण विराम लगे, और ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर ये 14 पॉइंट के जो मसौदे उसमें एक एग्रीमेंट लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर होता भी है, संबंध इंप्रूव भी होते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आने वाली जिससे कि इसराइल डिसकंफर्टेबल पोजीशन में जाए। इसराइल अपना जो मिशन है, जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको जारी रखेगा, भले ही अमेरिका उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसराइल एक अलग तरीके के होराइजन पे काम कर रहा है। और आज की डेट में मकसद क्या है? मकसद यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन है, एनर्जी क्राइसिस, उसको खत्म किया जा सके और जो एक सामान्य व्यवस्था मिडिल ईस्ट में बना दी जा सकती है उस पर काम किया जाए। और अमेरिका का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो परसुर है। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले, अगर वो उसमें रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो एक उनको फर्दर लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, जिससे वो अपने ऑपरेशन को और इंटेंस तरीके से मिडिल ईस्ट में लॉन्च कर सकते हैं। अभी वहां पे देखिए, अमेरिका को अपने बेसिस मजबूत करने की जरूरत है, जो लॉस्ट क्रेडिबिलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, एक नॉर्मल सप्लाई चेन जो एनर्जी का है उसको रिज्यूम करने की जरूरत है। इसके तहत अमेरिका काम कर रहा है। उसका कोई लगाव ईरान के साथ एज सच नहीं है।
जब तक वो ईरान के पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर लेता, अपना इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से ईरान में बढ़ा नहीं लेता, सत्ता परिवर्तन कर नहीं लेता, तब तक ईरान और अमेरिका के संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इजराइल इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में रह रहे, वो अपने आज की डेट में लेबनान में ऑपरेशन कर रहा है, गाजा पट्टी में टाइम टू टाइम हमास को नुकसान पहुंचाता है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। इससे अच्छा, वो हर जगह समाप्ति की ओर इन सारे ग्रुप्स को लेकर के जा रहा है, हुतियों की बात की जाए, हमास की बात की जाए या हिजबुल्लाह की बात की जाए। तो अरविंद जी, क्या ये हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इजराइल अकेले इस पूरे युद्ध को लड़े, जैसा उसने कहा भी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मीनाक्षी जी। हमें ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इजराइल और अमेरिका दो अलग अलग देश हैं और उनकी नीतियां अलग अलग या स्वतंत्र रूप से चलती है। कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कारण ये है कि अगर अमेरिका बम्बार्डमेंट रोकता है तो इजराइल उसका एक ऐसा दूत साबित होगा जो अमेरिका जब चाहे तब उस पर बम्बार्डमेंट कर सकता है। नहीं तो अगर अमेरिकन वॉरशिप्स वहां नहीं आते तो आपको लगता है कि गाजा में वो 65-70,000 फिलिस्तीनियों को मार देता इजराइल? कभी भी हिम्मत नहीं होती। अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं है, इजराइल कुछ भी नहीं है, यह हमें समझना पड़ेगा। दूसरा मीनाक्षी जी, हमें ये ठीक से पता होना चाहिए कि ये नए मिजाज की दुनिया है। अगर हम अमेरिका और ईरान की जो पारंपरिक चर्चाएं हैं उससे अगर अलग हटकर देखें तो हमें ये समझना होगा कि ये न तो युद्ध पहले जैसा है, जैसा कि इराक पे अमेरिका ने आक्रमण करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। ये लंबे समय तक वहीं पे टिके रहकर बारी बारी से वक्त दे दे के चोट करने वाला युद्ध है। और ऐसे में जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका, ईरान के साथ साथ इसमें बहुत सारी बड़ी ताकतें शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत के डेवलपमेंट को ब्रेक लग गया है। वहां के डिप्लोमेट दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि वो एक दूसरा चाइना नहीं चाहते हैं, तो भारत का डेवलपमेंट तो वो बिल्कुल चाहते ही नहीं है। और केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये भी है कि दरअसल भारत का जीडीपी रुक रहा है। भारत का और दूसरा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसकी उम्मीद है यूरो अमेरिकन खेमे ने दिखाई थी, चाहे वो भारत का IMEC प्रोजेक्ट हो जिसमें हम चाहते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए फिर बाद में हम इजराइल के हाइफा होते हुए यूरोप और अमेरिका पहुंचेंगे हमारा सामान बेचने के लिए, वो भी प्रोजेक्ट रुक रहा है। भारत की जीडीपी रुक रही है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या, और हम वहां से जहाजों से भर भर के सारे इंडियंस को, कामगारों को यहाँ ला रहे हैं। पैसा तो हमारा बर्बाद हो ही रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की एक अलग तरीके की समस्याएं हो रही है। पाकिस्तान को ये अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ये इजराइल, ईरान और इस पूरे त्रिकोण को लेकर भारत का सेंट्रल एशिया का पूरा मार्ग रुका हुआ है। और चाहबाग पोर्ट से लेके सारे के सारे ये अमेरिका है, ये हम दोस्ती की कीमत चुका रहे हैं। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है? अमेरिका सेंट्रिक। अगर अमेरिका भारत को पुचकारेगा तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी फ्लोरिश करेगी, अगर अमेरिका हमसे मुंह मोड़ेगा तो एकदम हम वही रुक जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। इस नए मिजाज की दुनिया को जो लोग समझ रहे हैं उसमें एक तो यूनाइटेड स्टेट है, क्योंकि वहां के पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च वगैरह बहुत उनका ठीक होता है। चाइनीज लोग हैं और यूरो अमेरिकन पूरा खेमा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के लोग साझा तरीके से सोच रहे हैं कि क्या करना है। भारत में भी वैसी ही रिसर्च की जरूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि अब दुनिया वैसी नहीं है जो 90s के डिकेड में थी। दुनिया बदल रही है, तो चेंज हो गई है। और ये अमेरिका तो अपने बयानों से बार बार वो बताता ही रहता है दुनिया को कि क्या कहना है और उसके बाद क्या करना है। अगर ये नहीं सीखे तो फिर आगे नहीं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, एक रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है और अभी आप लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि इस्लामाबाद की तरफ से अपने फाइटर जेट्स भेजे गए थे जो ईरानी डेलीगेशन था उसे सुरक्षित पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या इजराइल को इस बात से कोई फर्क पड़ता? अगर वो चाहता तो तेहरान के डेलीगेशन पर भी हमला कर सकता था और पाकिस्तान से भेजे गए फाइटर जेट्स पर भी। नहीं, प्रॉब्ली इजराइल ने ये सोचा नहीं होगा कि ये एयरक्राफ्ट शायद एस्कॉर्ट करा जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। तो अगर हम फोर्स स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता नहीं अभी कि कितने फाइटर्स ने उस एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया था और कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स इजराइल ने भेजे थे। सुनने में तो जो खबर आ रही है वो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट की है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अनएक्सपेक्टेड आपके सामने होता है तो आपको मिशन कॉल ऑफ करना पड़ता है। कई बार अमेरिका का प्रेशर भी हो सकता है कि उसे, अगर अमेरिका को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इजराइल नहीं मान रहा है और इजराइल इस चीज को अंजाम देना चाहता है,
क्योंकि पाकिस्तान ने, ये रिपोर्ट तो सही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये वार्न किया था कि अगर इजराइल की लिस्ट में रागची और गलीवॉफ के नाम है तो सिर्फ यही दो लोग तो हैं जो नेगोशिएटर हैं। अगर आप देखिए कि अगर ये दो नेगोशिएटर नहीं रहेंगे तो नेगोशिएट किससे किया जाएगा। और अमेरिका की इस समय स्थिति यही थी कि अमेरिका के पास डील के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, उसे नेगोशिएशन करने के लिए ईरान के बिहाफ पे कोई ना कोई चाहिए। और ये रिपोर्ट्स भी हैं मीडिया में कि इजराइल ने इन लोगों का नाम असैसिनेशन प्लॉट से रिमूव किया था, बट टेम्परेरीली, एंड कुछ दिन के लिए जब तक ये टॉक्स चलती हैं। बीच में ये भी खबर थी कि गलीवाफ के प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की और फिर ये लोग वहां से 8 घंटे की रोड यात्रा करके तेहरान पहुंचे थे। तो ये सब चीजों को मिला के देखा जाए तो ये बात सच निकल के आती है। लेकिन अमेरिका, एज बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि जहां तक सितंबर नवंबर में जो इलेक्शंस है कांग्रेस के, एक इशू है, और बढ़ती एनर्जी सिक्योरिटी सब देशों की जो चिंता है वो एक इशू है, क्रूड का प्राइस का इशू है। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रम्प को कोई नुकसान हो रहा है। ट्रम्प तो एक ट्वीट करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं आज की डेट में, चाहे शेयर मार्केट से कमा रहे हो चाहे कहीं से कमा रहे हो। अमेरिका अपने तेल को अपने रिक्वायर्ड प्राइस पे बेच रहा है, तो ट्रम्प साहब का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन यह एक वर्ल्ड प्रेशर भी एक चीज होती है जिसकी वजह से झुकना पड़ता है। फाइनली पूरी दुनिया को आज भी दिख रहा है कि ट्रम्प इस युद्ध में हार गए। तो आपको लगता है कि ट्रम्प जैसा इगोइस्टिक पर्सन, अगर उसके सामने कोई मजबूरी ना हो तो वो इतनी आसानी से हार मान के बैठ जाएगा जब पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि ट्रम्प हार गया हार गया हार गया। तो वही मेरे ख्याल से, मुझे भी वही लगता है कि जो सितंबर टू नवंबर, आई थिंक 15 नवंबर तक जो इलेक्शंस हैं, अगर रिपब्लिकन उसमें जीत जाते हैं तो जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि आई विल लूज हेल ऑन ईरान, वो एक सच्चाई भी हो सकती है। पर वर्ल्ड का आज की डेट में रिक्वायरमेंट डील ही है, पीसफुल नेगोशिएशन ही है, और वो देखते हैं कि कितने दिनों तक चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आलोक साय जी, वो हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं और वो रुकना नहीं चाहता है इजराइल। किसके लिए? हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यमन में भी लड़ेंगे, मीनाक्षी, लेबनान में भी लड़ेंगे, गाजा में भी लड़ेंगे, और ईरान के लिए भी फ्रंट खोल करके बैठेंगे। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज कट गई थी, क्या आप नेतन्याहू के लिए बात कर रही हैं? जी 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 हाँ, बिल्कुल। इजराइल की नीतियां बड़ी साफ हैं। वो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इससे विश्व राजनीति में ज्यादा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो उनको मारेगा, जो उनका दुश्मन है, उसको वो छोड़ते नहीं है, और उनका जो रिएक्शन होता है वो इमीडिएट होता है। ये उनकी स्पेशलिटी है इजरायली अटैक्स का। आप देखिएगा अभी कल जो हुआ है, उन्होंने एक जगह एक पोस्ट पर अटैक किया है, तुरंत इन्होंने 4 बड़े सेंटर्स पर डेडली अटैक किए हैं साउथ लेबनान में। तो इजराइल की नीति बड़ी साफ है, क्योंकि अगर वो उसको वहां सरवाइव करना है, चारों बगल से वो ऐसे देशों के बीच घिरा हुआ है जहां उसका सर्वाइवल क्वेश्चनेबल है। ऐसे में अगर आप इस लेकिन कई बार वो भी तो सर ओवर रिएक्शन करके अपनी मुश्किलें भी बढ़ा रहा है और अपने पड़ोसियों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी जवाब चाहूंगे अरविंद जी आपसे भी, कि CIA हो या मोसाद हो, पहले तो ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहे, अब थोड़ा जब खिंचातान नजर आता है दुनिया के लिहाज से, दुनिया को दिखाने के लिहाज से सही, तो क्या मोसाद एक बार फिर से इस तरह की कोई साजिश रचने के बारे में सोच सकता है? देखिए मीनाक्षी जी, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हमें कि मोसाद कोई कमजोर संगठन है। बहुत अंदर तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना डिले अगर किसी ने किया है तो वो अकेला मोसाद है। बहुत सारे परमाणु, आधे से भी ज्यादा साइंटिस्ट मारे गए, और उसके अलावा चाहे वो पीजर ब्लास्ट हो या वो हो, मोसाद के पास पैसा बहुत है, CIA का सपोर्ट है, और उसके पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और यूं ओवरऑल नेटवर्क्स काफी मजबूत हैं। तो मोसाद का तो मुकाबला मुझे लगता है कि दुनिया की बहुत कम ही एजेंसीज हैं जो कि ये कर सकती है। पर हमें यह भी देखना होगा कि जो पूरी ईरान की लड़ाई है वो किस चीज को लेकर है और उसका अंत क्या होगा। तो निश्चित रूप से अगर, क्योंकि समय कम है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो साम्राज्यवादी या उपनिवेशी ताकतों का अंत हमेशा वही होता है। बहुत शोषण का तंत्र लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, और इसका अंत भी यही होगा। आलोक साय जी, ये जो पूरा रिचुअल चल रहा है, इस दौरान क्या कोई हमला हो सकता है? हालांकि ऐसी हिमाकत लगता नहीं है कि की जाएगी। मीनाक्षी जी, देखिए, इस फ्यूनरल के दौरान मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस पे ईरान
इजराइल या अमेरिका की कोई भी एजेंसी इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी या कोई इस तरह की आक्रमण का कोई भी नहीं सोचेगा। हाँ, ईरान के कुछ दुश्मन गुट है वहां पे, जैसे कुर्द है और बलूचिस कुछ रिबल्स है, कुछ दूसरे एक वहां पर एक्सटर्न ग्रुप भी है जिसको बैन कर रखा है ईरान ने। ये लोग हो सकता है कि छोटे मोटी वहां पर भगदड़ मचाने के लिए कुछ इस तरह की हरकत कर दे। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो यही होगा, लेकिन इजराइल ऐसे मौके पर इजराइल को करना नहीं चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर इस मौके पर इजराइल कोई आक्रमण करता है, लेकिन इस मौके का वो फायदा जरूर उठाएगा। और आप विश्वास रखिए, इस मौके के बाद वो कई टारगेट्स को ट्रैक करने में सफल रहेगा। बिल्कुल, ट्रैक तो जरूर से वो यहाँ पर करने वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।